Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को इन वन शॉट कैसे कवर करेंगे वो हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए हमें दो टर्म समझने हैं और वो होगा फर्स्ट फिजिकल चेंज और सेकेंड होगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो हम क्या कहते हैं, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड यानी एक ऐसा चेंज जहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज बोला जाता है। वहीं पर केमिकल चेंज क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज यानी यहाँ पर एक ऐसा चेंज जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही पुराना का सब्सटेंस वही रहता है, यानी सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन फिजिकल चेंज ऐसा ही चेंज है। जैसे अगर मैं इस मार्कर को लूँ और मार्कर को ब्रेक कर दूँ तो पहले भी ये प्लास्टिक था और ब्रेक होने के बाद भी ये प्लास्टिक ही है। पेपर लूँ, पेपर को टीयर कर दूँ तो पहले टीयर करने से पहले भी पेपर था और टीयर करने के बाद भी पेपर है। तो क्या कैसा चेंज है, यानी उनकी शेप और साइज में तो चेंज आया लेकिन मटेरियल में चेंज नहीं आया, इसलिए वो क्या है, फिजिकल चेंज है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें केमिकल चेंज का मतलब होता है कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, कोई नया ही सब्सटेंस बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर पेपर को टीयर ना करके पेपर को बर्न कर दें तो पेपर बर्न होने के बाद पेपर जैसा नहीं रहेगा, ऐश बन जाएगा, यानी न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो केमिकल चेंज है। यानी हम कहेंगे बर्निंग ऑफ पेपर। वहीं पर अगर बर्निंग ऑफ पेपर की बात करूं तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अब जब हमें केमिकल चेंज समझ में आ गया कि वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टी, वो केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज जिन रिएक्शंस में होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शंस। तो हम केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या देंगे कि दोज केमिकल process in which new substance is formed with new properties are called chemical change। यानी उसे क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज। and the process in which this phenomenon is carried out is called as chemical reactions। यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज होता है उसको, उन केमिकल प्रोसेस को जिनके अंदर कोई केमिकल चेंज होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। उन्हीं को बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टी, वो केमिकल चेंज होगा, और जिस प्रोसेस में केमिकल चेंज होगा वो ही केमिकल रिएक्शंस होंगी। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है तो हमें उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। क्या, फर्स्ट होता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड होता है चेंज इन कलर। नेक्स्ट होता है चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर। और लास्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। अगर ये सारे चीज़ें हो रही हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जनरली उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता दिखता है हमें, कई बार उसमें कलर का चेंज आ जाता है, कई बार स्टेट का ही चेंज आ जाता है, कई बार वो चेंज इन टेम्परेचर आता है और प्रेसिपिटेशन भी बनता है। अगर इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कहीं पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑब्जर्व हो रहे होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर दिया था, तो बर्निंग ऑफ पेपर में देखिए क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब पेपर को बर्न करेंगे तो गैस निकलेगा, पहला ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया। चेंज इन कलर,
पेपर पहले बर्न करने से पहले व्हाइट कलर का था और बाद में ऐश में कन्वर्ट हुआ तो ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। चेंज इन स्टेट, उसकी थोड़ी सी फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ गया और टेम्परेचर में तो चेंज आया ही आया, साथ साथ प्रेसिपिटेशन नहीं बना। प्रेसिपिटेशन कुछ केमिकल रिएक्शन से बनता है। तो बेसिकली 2 से 3 प्रॉपर्टीज हमें यहाँ दिख गई तो हम कह सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। होप सो इन चारों के बारे में आप बहुत इजीली जान सकते हो, पहचान सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेसिपिटेट एक तरीके का सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। इट इज़ सेमी सॉलिड सब्सटेंस, इट इज़ सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान बनता है, विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी बच्चों ये क्या है कि एक सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है और ऊपर की ओर आ जाता है और कई बार नीचे की तरफ हैवी सा मटेरियल जो होता है, सॉलिड सा और सेमी सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं, हैवी सा मटेरियल होता है जो सेपरेट आउट हो जाता है और पर्टिकुलर कलर का होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि दोज केमिकल प्रोसेस इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपसे पूछा जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी तो आप क्या आंसर दोगे कि वो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। तो दोज केमिकल प्रोसेस इन विच क्या होगा? प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं, इन विच पीपीटी इज फॉर्म्ड, यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा या फॉर्म होगा उसी को क्या बोला जाएगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो 2 फिनोमिना और होते हैं कि या तो किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है या फिर कई बार केमिकल रिएक्शन में से हीट अपने आप निकलती है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को में से हीट अपने आप इवॉल्व हो रही है, प्रोडक्ट बनते समय हीट अपने आप इवॉल्व हो रही है, तो वो रिएक्शन कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर हमें उस रिएक्शन को कराने के लिए रेगुलरली हीट देनी पड़ रही है तो वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन 2 तरीके की हो जाती हैं। किस बेसिस पर? हीट के बेसिस पर, कि अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, यानी प्रोडक्ट बनते समय बहुत बड़े अमाउंट में हीट अपने आप निकल रही है प्रोडक्ट के साथ, तो वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कहते हैं दोज केमिकल प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व, जिनमें हीट इवॉल्व्ड होती है वो क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट निकलती है। एंड ऑल बर्निंग प्रोसेस, किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करेंगे तो सारी प्रोसेस जो होंगी वो कौन सी होंगी? एक्सोथर्मिक, उसमें से हीट बाहर निकलेगी। वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? वो केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। जैसे जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, मैक्सिमम डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होती हैं? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली जिसमें किसी चीज़ को तोड़ा जाए, टेम्परेचर देके तोड़ा जाए, वो क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट दें यानी गर्म करते रहें तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसको हमें हीट देनी पड़ रही है, इसलिए क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हीट के बेस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन 2 पार्ट में बढ़ सकती है। केमिकल रिएक्शंस में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक जिसको हीट देनी पड़ेगी। होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बच्चों बारी आती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बाद जब रिएक्शंस की बात हो जाती है तो रिएक्शंस के बाद हमारे पास अगला पार्ट आता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो अब बारी आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, कि कोई केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, कैसी प्रोसेस है? तो मैं बोलूँगा भाई केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल चेंज है। और मैंने कहा जहाँ केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है।
रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने बोला तो एक्चुअल में ये क्या है, मैंने इक्वेशन केमिकल रिएक्शन बोली कि जब आयरन पर रस्ट लगने लगता है तो वो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कुछ सिंबल चाहिए होंगे। तो सिंबल क्या होंगे, आयरन के लिए मैं क्या सिंबल लूंगा, Fe, आयरन के लिए मैं Fe लूंगा, ऑक्सीजन के लिए मैं क्या लूंगा, O2 लूंगा, ठीक है, और वाटर के लिए मैं 2H2O ले लूंगा, सपोज करते हैं, ठीक है, आयरन के लिए मैं ये सारी चीज़ें लूंगा। तो इसके बाद मैं अगर मैं बात करूं तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, Fe2O3 प्लस या Fe2O3 H2O डॉट XH2O कह दो। अगर यार 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए तो 2 लगा दो, X लिए तो X लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर हम इस तरीके से, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जब मैंने बोला तो वो थी केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शंस को मैंने सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस, द केमिकल रिएक्शन इन विच वी रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन बाय सिंबल्स। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या हम ये कहें द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब केमिकल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों आगे, तो केमिकल इक्वेशन फर्दर 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। देखो बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, देखो एरो के जो लेफ्ट में होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के जो राइट में होता है वो प्रोडक्ट होता है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर होते हैं, यानी मैं कहूँ कि LHS लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो जाते हैं राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स से, तो वो क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। यानी जहाँ LHS नंबर ऑफ एलिमेंट LHS RHS के बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के RHS के बराबर हो जाते हैं, वो बैलेंस्ड। जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, यानी यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ कम या ज़्यादा हैं, या यहाँ कम या कम है इधर ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर 4 आयरन है, 4 आयरन है, और यहाँ 2 2 जा 4 आयरन है, तो आयरन यहाँ पर बैलेंस है। यहाँ 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ 6 और 2 यहाँ पर है 8, तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। तो ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस। जब नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड के बराबर हो जाते हैं, बराबर होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ से 2 हटा दूँ तो अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाते हैं, वो केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जब बराबर नहीं होते हैं तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन है तो इस समय जो लिखी है ये अनबैलेंस लिखी है, और अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ये हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाती है। अब जब बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो जाती है तो हमारे पास आता है कि जो केमिकल रिएक्शंस थी वो बेसिकली फर्दर कितने पार्ट में बढ़ सकती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस फर्दर हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं, और फर्स्ट हमारी पास होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं वो समझ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है किसी चीज़ का कंबाइंड होना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। जैसे ये पेन अलग है और ये कैप अलग है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, पेन और कैप, ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, पेन प्लस कैप क्या बन गया, मार्कर। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलें और एक पूरा कंप्लीट नया सब्सटेंस बना दें, तो वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैं इस पेन को A बोलूँ, इस कैप को B बोलूँ, तो यहाँ A B मिलके आपस में क्या बना दें, C बना दें, तो ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। और कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कोल की फॉर्म में हमने ले लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको
हीट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ हीट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब क्या है कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हुए और मिल गए, और मिलने के बाद एक प्रोडक्ट बना लिया, वो भी नया, तो वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टुगेदर एंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन के बाद बच्चों बारी आती है दूसरे की, जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डीकंपोज होना, किसी चीज का डीकंपोज होने का मतलब है ब्रेक होना, ठीक है, यानी ब्रेक होना या स्प्लिट होना, स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू पार्ट, इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा बनाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सपोज करो इसी को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनी हाउ इसको ब्रेक करा के अगर हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए, तो आप देखो एक सब्सटेंस दो में टूट गया। जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा में टूटता है तो वो क्या कहलाती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, लाइम स्टोन भी बोलते हैं इसको, अगर लाइम स्टोन को हीट कराया जाए तो ये कैसे टूटेगा, CaO + CO2, एक चीज़ कितने पार्ट में टूट गई, दो में, तो वो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो व्हेन एनी सब्सटेंसेस, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट अप और ब्रेक अप into two or more than two substances is called decomposition reaction। तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब बेसिकली जब डीकंपोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई कि एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको डीकंपोजिशन बोला जाता है। तो डीकंपोजिशन को फर्दर पार्ट में बांट देते हैं, एक को बोलते हैं हम थर्मल डीकंपोजिशन, एक प्रोसेस को बोलते हैं हम थर्मल डीकंपोजिशन, सेकेंड को हम बोलते हैं फोटो डीकंपोजिशन, ठीक है। एक को हमने क्या बोला, थर्मल डीकंपोजिशन बोल दिया, दूसरे को फोटो डीकंपोजिशन बोल दिया, तीसरे को इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन बोल दिया, इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जा सकता है और इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस भी बोला जा सकता है, फोटोलाइसिस बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, थर्मल का मतलब, थर्मल वर्ड कब यूज होता है, जब टेम्परेचर की बात आती है, यानी जब हम किसी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे, किसके थ्रू, हीट के थ्रू, टेम्परेचर देके, तो वो क्या कहलाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे मैंने अभी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देकर ब्रेक करा दिया CaO और CO2 में, तो ये हीट देकर जब ब्रेक कराया तो ये क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन है। तो दोज केमिकल प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू बाय हीटिंग, तो वो क्या कहलाता है, थर्मल डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन या फोटोलाइसिस, फोटो वर्ड तब यूज होता है जब सनलाइट की बात होती है। तो जब हम किसी चीज़ पर सनलाइट डाल के, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है, तो वो क्या कहलाता है, फोटो डीकंपोजिशन। इसका सिंपल एग्जाम्पल होता है कि अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है और हम इसके ऊपर इसको सनलाइट में छोड़ दें, HNU का साइन बताता है सनलाइट, तो ये सनलाइट में छोड़ने पर सिल्वर यहाँ पर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकलकर इवॉल्व हो जाती है, चली जाती है। तो ये कैसे डीकंपोज हुआ AgCl सिल्वर में, बाय फोटो डीकंपोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटो डीकंपोजिशन। तो दोज केमिकल प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटो डीकंपोजिशन। अगली बारी आती है इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की, कि वो केमिकल प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर किसी सब्सटेंस को दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूँ, वाटर के मॉलिक्यूल का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं स्टूडेंट, तो मुझे बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और O2 गैस मिलती है। मुझे बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है कब, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, यानी सेल बना के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे तो वाटर का मॉलिक्यूल फर्दर ब्रेक हो जाता है H2 में और O2 में, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस के। अब बारी आती है, जब हमने दो रिएक्शंस देख ली, दो रिएक्शंस के टाइप देख लिए, तो उससे आगे की बात करेंगे, और उससे आगे जो होगा डीकंपोजिशन के बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब अपना प्लेस से कोई मूव हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई सब्सटेंस था AB और वो C के साथ ट्रीट हुआ, C ने क्या किया, C B से हाईली रिएक्टिव है, C ने B को तुरंत डिस्प्लेस कर दिया और ये बन गया AC, C ने B की जगह ले ली और B ने C की जगह ले ली, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले मेटल की रिएक्टिविटी को समझना होगा, और मेटल की रिएक्टिविटी को समझने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको क्या सिखा रखा है
कि हाउ टू लर्न मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैं आपको दोबारा लर्न करा देता हूँ हल्का सा। का आपको याद कराया था, का, ठीक है, काशी नाथ का माली, आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा आगे, कौन होगा आगे आओ। इस तरीके से याद करने थे। के फॉर काशी, एन फॉर नाथ, सी ए फॉर का, एम जी फॉर माली, ए एल फॉर आलू, जेड एन फॉर जरा, एफ ई फॉर फीके, एस एन फॉर से, पी बी फॉर पकाता, एच फॉर है। कौन है या होगा आगे आओ, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन होगा आगे आओ। या फिर करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, सबने सुना पर हम गाएं चप्पा चप्पा। ये भी मैंने आपको याद करा रखा अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो जो ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन लेस रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने जिंक मेटल डाल दिया। तो हमें पता है जिंक कहाँ है, कॉपर से बहुत ऊपर है। भाई मैं नीचे जगह नहीं थी इसलिए कॉपर को इधर लिख दिया, तो जिंक तो ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो जो ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी। तो क्या होगा, जिंक कॉपर की जगह चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, और कॉपर हो जाएगा अलग। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। जब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, Zn सल्फेट, जिंक सल्फेट अगर हमारे पास और कॉपर हम इसके ऊपर डालें और हम कहें कि भाई कॉपर सल्फेट बन गया और जिंक बन गया, यानी कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए वैसे तो बैलेंस दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में रियल में ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो नहीं कर रही है। लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन विच हाईली दोज केमिकल प्रोसेस इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर हम देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि इसमें दो एलिमेंट्स एक दूसरे से डिस्प्लेस होते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट फर्दर क्लासिफाइड हो जाती है दो पार्ट में। एक होती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरी बच्चों हो जाएगी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद दूसरी हो जाएगी हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये दो पार्ट में हम लोग इसे बांट सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ क्या होता है वो समझिए कि यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज करते हैं ए बी है और यहाँ सी डी है, ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, सी ने बी की जगह ले ली और बी ने सी की जगह ले ली, तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी अगर फॉर्म हो गया तो ये क्या बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। यहाँ ए बी था और सी था और सी ने बी को रिप्लेस किया था तो ए सी प्लस बी बना था। देखो यहाँ अंतर क्या हुआ कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हमेशा आपको कंपाउंड मिलेगा, दो चीज़ें आपस में ज्वाइंट हुई हुई मिलेंगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट आपको अकेला मिलेगा, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट आपको हमेशा अकेला मिलेगा, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट आपको ना तो रिएक्टेंट साइड में और ना ही प्रोडक्ट साइड में अकेला मिलेगा, हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाता है टू ईच अदर। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज वन सब्सटेंस इज एक्सचेंज विद अनदर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर दो पार्ट में बढ़ जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल प्रोसेस इन विच एसिड इज रिएक्ट्स विद बेस एंड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट हो और वो प्रोडक्ट में क्या दे दे आपको, सॉल्ट, और बाय प्रोडक्ट क्या दे दे आपको, वाटर, तो वो केमिकल प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड ट्रीट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हमारी बॉडी में कई बार एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी किसकी वजह से होती है, हमारी बॉडी में स्टमक में HCl का अमाउंट बढ़ जाता है, तो हमने हमारी बॉडी में HCl का अमाउंट बढ़ गया, और तब HCl का अमाउंट बढ़ने से हम क्या करते हैं, कोई एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड का मतलब कोई ऐसा
एंटासिड जो एसिड के एंटी वर्क करे, यानी कोई ऐसा बेस खा लेते हैं जो एसिड के एंटी वर्क करे। तो एसिड में हम क्या कहते हैं, हम अपने घरेलू उपाय के लिए हम क्या करते हैं भाई, क्या करो आप बेकिंग सोडा ले लो। अब बेकिंग सोडा सपोज करो, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो अगर इस एसिड में मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, और हमें पता है किसी भी मेटल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, तो ये बेस है और ये एसिड है, तो क्या करेगा ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा और हाइड्रोजन सोडियम की जगह चला जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोजन की जगह आएगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, आप सब जानते हैं, ये तो बड़ा फेमस सॉल्ट है। और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब ये HCO3 और H आपस में मिलेंगे तो HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, H2CO3। और ये बच्चों क्या होता है, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये स्टे नहीं कर पाता, ये तुरंत ब्रेक हो जाता है, किसमें, H2O में और CO2 में। तो हम कभी भी H2CO3 प्रोडक्ट में नहीं लिखते हैं, हम बाय प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, H2O + CO2। तो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप देखिए सॉल्ट बना और वाटर मिला। और कोई रिएक्शन लेके जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जैसे मैंने एसिड में तो ले लिया HCl, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं। बेस में मैंने ले लिया NaOH, तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सोडियम हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन सोडियम की जगह जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, NaCl + H2O। तो ये भी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो दोज केमिकल प्रोसेस इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब इसी तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आती हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने, मैंने अभी इनिशियली बताया आपको कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अगर वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती हैं तो हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर हमने क्या किया, हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, या हमने क्या करा, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया और सोडियम नाइट्रेट में हमने AgCl डाला, तो क्या होगा, सोडियम सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और सिल्वर सोडियम की जगह चला जाएगा, सोडियम सिल्वर की जगह और सिल्वर सोडियम की जगह। ठीक है, और सॉरी रिवर्स कर देते हैं, थोड़ा सही से रिएक्शन में गड़बड़ हो गया। हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने एक लिया NaNO3 नहीं, AgNO3, हमने एक लिया AgNO3 और दूसरा लिया हमने NaCl, एक लिया हमने AgNO3 और दूसरी इसकी रिएक्शन कराई हमने NaCl के साथ। तो क्या होगा, ये सिल्वर सोडियम को की जगह चला जाएगा और ये सोडियम सिल्वर की जगह चला जाएगा, और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, जब ये सिल्वर यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा AgCl, और जब ये Na यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा NaNO3। अब देखो जब ये रिएक्शन होगी तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो AgCl मिला, इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो जो मैं लगा रहा हूँ, इसका रीज़न है कि ये कैसे मिला, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, यानी नीचे बैठ गया वाइट से सेमी सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो गया, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। तो जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जांपल्स में आती हैं। तो होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद बच्चों बारी आती है नेक्स्ट रिएक्शन की, और वो हमारी कौन सी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो समझे ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दोज केमिकल प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O2 एंड और रिमूवल ऑफ H2 इज कैरिड आउट, रिमूवल ऑफ H2 इज कैरिड आउट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, वो क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैग्नीशियम था हमारे पास, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा, और क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप देखिए यहाँ अगर मैं मैग्नीशियम से यहाँ चेक करूँ तो यहाँ मैग्नीशियम अकेला था और यहाँ तक जाते जाते मैग्नीशियम के साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को तो हम क्या बोल रहे हैं, यानी यहाँ से जाते जाते एक्चुअल में हुआ क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, जैसे मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड जब ब्रेक होगा तो वो क्या हुआ, मैग्नीशियम इससे अलग हो गया और हाइड्रोजन ये हो गया, यानी ये ब्रेक होकर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में टूट गया। अब मैं यहाँ से देखूँ,
मैग्नीशियम से और यहाँ चेक करूँ मैग्नीशियम तक, तो आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ से चला गया, तो यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अभी मैंने क्या बोला, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन। तो अगर एक केस हमें कोई भी दिख रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहीं पर मैं रिडक्शन रिएक्शन का भी एग्जांपल दे देता हूँ। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तो रिडक्शन रिएक्शन जनरली इनकी रिवर्स होती हैं, यानी जहाँ पर एडिशन ऑफ H2 होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो वो क्या कहलाती हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यानी इनकी रिवर्स रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं, तो मैं लिख रहा हूं 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड था और ये मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में टूट गया। तो आप देखिए MgO से जब हम Mg तक पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन हट गया, यहाँ ऑक्सीजन ऐड है मैग्नीशियम के साथ, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ रिडक्शन हो गया, लेकिन इस बार किसका रिडक्शन हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ था, मैग्नीशियम का। ठीक है, ऐसे ही इसको रिवर्स कर दें। मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया होगा। तो आप देखिए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तक जाएं तो यहाँ मैग्नीशियम अकेला है और वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोलते हैं। तो इस बार यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ मैग्नीशियम हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ है, बस डिफरेंस ये है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और ये होता है रिडक्शन। इसके बाद बच्चों बारी आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन देखो दो वर्ड मिलते हैं हमें, रिड फॉर रिडक्शन, यहाँ से दो वर्ड मिलते हैं, एक वर्ड होता है रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। यानी एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। तो दोज केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, यानी जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ चलते हैं, वो क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। तो इसके बाद हम एक छोटे से टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप समझिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो वैसे बुकिश लैंग्वेज में तो बहुत अलग है, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बड़े सिंपल मेथड से समझाता हूँ कि दो सब्सटेंसेस विच गेट रिड्यूस्ड, विच इटसेल्फ रिड्यूस एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड अदर्स, बस ऐसे याद रखो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद तो हो जाते हैं रिड्यूस, जो अपना तो करा लेते हैं रिडक्शन और दूसरे का करा देते हैं ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जो खुद हो जाते हैं रिड्यूस और दूसरे को कर देते हैं ऑक्सीडाइज, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अब आप यहाँ देखिए, मैं मैग्नीशियम से यहाँ मैग्नीशियम तक देख रहा हूँ, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड मैग्नीशियम तक जाते जाते क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है ऑक्सीडेशन। यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड खुद तो हो गया ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम हाइड्राइड ने खुद तो हो गया, या आपको थोड़ा एक नया एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप यहाँ समझिए कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, कौन सा, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, आप समझिए ऑक्सीडाइजिंग एग्जाम्पल, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। अब आप यहाँ देखिए CuO से जब हम Cu तक पहुँचे तो कौन हटा, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तो हो गया रिडक्शन, यहाँ तो हो गया रिडक्शन। और H2 से H2O तक देखें तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। और मैंने क्या कहा था, दोज केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आपसे पूछा जाए भाई बताइए कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप पकड़ लो इस बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद होते हैं रिड्यूस। अब आप देखिए रिड्यूस कौन हुआ है,
रिड्यूस हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड का। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बस ऐसे याद रखिए, जिसका रिडक्शन हुआ है, जो खुद होगा रिड्यूस, जिसका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि किसी केमिकल रिएक्शन में जिस एलिमेंट का, जिस कंपाउंड का, जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रहेगा। होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं हमारे पास। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हमारे पास छोटे से 2 टॉपिक्स और बचते हैं, और वो लास्ट हमारा टॉपिक होता है क्या, तो वो होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों, कोरोजन का मतलब होता है कि द रिएक्शन ऑफ मेटल बाय in the presence of air, moisture and water vapors। यानी किसी मेटल का एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ ट्रीट हो जाना और ट्रीट होके कोरोड हो जाना, खराब होना, क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ द मेटल बाय एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक H2O2 CO2 एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड एज कोरोजन। यानी किसी मेटल का एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ ट्रीट होना और खराब हो जाना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं द ग्रेजुअली, अगर हम डेफिनेशन दे तो हम क्या कह सकते हैं, द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ द मेटल, ईटन अप ऑफ द मेटल, द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ द मेटल बाय एटमॉस्फेरिक O2 मॉइस्चर एंड CO2 और atmospheric factors are called corrosion। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। यानी मेटल का एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ ट्रीट होके खराब होना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। बड़ा फेमस एग्जांपल जो होता है इसका वो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे पर जंग लगना। क्या होता है कि आयरन हमारे पास होता है, और आयरन पर जब आयरन का मॉलिक्यूल जो है जब एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है, और क्या होता है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर वाटर वेपर्स के साथ ट्रीट करता है, तो क्या हो जाता है, तो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, रस्ट। उसको क्या बोला जाता है, रस्ट। लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्ट, और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। और ये किसका एग्जाम्पल होता है, कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कोरोजन का एग्जाम्पल केवल रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता है, मैक्सिमम दूसरी मेटल्स पर भी कोरोजन होता है। सिल्वर पर भी कोरोजन होता है। तो सिल्वर पर जब कोरोजन होता है तो क्या होता है कि जो सिल्वर मेटल होती है, जनरली सिल्वर मेटल को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो एनवायरमेंटल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ ट्रीट करती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ ट्रीट करने पर ये सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। सिल्वर सल्फाइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, और ये जो सिल्वर सल्फाइड है, दिस इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। ये ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। यानी आपने देखा होगा अगर आप चांदी को खुले में छोड़ देते हो तो वो काली पड़ जाती है, तो वो जो काली पड़ जाती है, चांदी का काला पड़ना ही क्या कहलाता है, कोरोजन ऑफ सिल्वर कहलाता है। कैसे होता है, तो सिल्वर एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से ट्रीट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो कि एक ब्लैक कोटिंग की फॉर्म में सिल्वर पर आ जाता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से केवल सिल्वर पर ही रस्टिंग या मैं कहूँ कोरोजन नहीं होता है, कॉपर पर भी कोरोजन होता है। तो कॉपर का कोरोजन क्या है वो समझिए कि कॉपर क्या करता है, जब कॉपर को एनवायरमेंट में छोड़ा जाए तो एनवायरमेंट से वो CO2 गेन करता है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है, और वाटर के साथ ट्रीट करता है, और वाटर के साथ ट्रीट करने पर वो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का जनरली कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, तो ये जो है
कॉपर मेटल जब एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड O2 और H2O के साथ ट्रीट करती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड का, जिसको बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है और ये भी क्या होता है, ये कॉपर का कोरोजन होता है। जैसे आप कोई तांबे की चीज़ पहनते हो, रिंग पहनते हो, तो आप देखते हो आपके वहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, वो इसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कोरोजन के। ये सिल्वर का कोरोजन है, ये कॉपर का कोरोजन है और ये आयरन का कोरोजन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है जब कोरोजन भी हो जाता है तो कोरोजन से बचाने के लिए हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन से हम किसी चीज मेटल सरफेस को कैसे बचा सकते हैं, तो क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं हम कोरोजन को बचाने के लिए। तो प्रिवेंशंस क्या है हमारे पास, पहला प्रिवेंशन है कि अगर हम मेटल पर क्या कर दें, पेंट, तो बाय अप्लाइंग पेंट अप्लाई करके हम मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। दूसरा बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, ग्रीस और ऑयल अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसकी, कोरोजन से बचा सकते हैं। थर्ड प्रोसेस होती है बच्चों गैल्वेनाइजेशन। थर्ड प्रोसेस क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि किसी मेटल पर जिंक की कोटिंग को कर देना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो हमारे पास थर्ड प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन। और फोर्थ प्रोसेस होता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिला के जो मिक्सचर मिलता है उसे क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। और एलॉयज पर रस्टिंग नहीं होती या कोरोजन नहीं होता है। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम उस सब्सटेंस पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, हम उसमें गैल्वेनाइजेशन करा सकते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग करा सकते हैं, या फिर एलॉइंग, दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल के कॉम्बो बनाकर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे एलॉय की बात करूँ तो एलॉय कौन सा होता है, ब्रास, पीतल, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज, ये सब क्या होते हैं, ये एलॉयज होते हैं और इन पर रस्टिंग नहीं होती है। पीतल पर रस्टिंग नहीं होती है, और जबकि पीतल ये किसका एलॉय होता है, जब कॉपर और जिंक को आपस में मिला दिया जाता है तो ब्रास बनता है, वहीं जब कॉपर और टिन को आपस में मिला दिया जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है और इन पर कोरोजन नहीं होता है। आपको ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोरोजन भी कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट टॉपिक बचता है आपका, और वो है आपका क्या, तो लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है क्या, बताओ आप, सबको याद आ गया, रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो रेंसिडिटी, देखिए रेंसिडिटी क्या होती है, द एरियल ऑक्सीडेशन इन फूड या इन ऑयल कंटेनिंग फूड, the aerial oxidation in oil containing food and produce unpleasant smell is called rancidity। यानी हमारे ऑयली फैटी, जिसमें फैट होता है, ऑयल से बनने वाला फूड जब एरियल ऑक्सीडेशन कर लेता है, यानी एनवायरनमेंट की एयर और मॉइस्चर उसके साथ ट्रीट कर जाते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर उसके साथ ट्रीट कर जाते हैं, तो वो क्या करता है, अनप्लीजेंट स्मेल, यानी वो खराब होना शुरू हो जाता है। इट विल डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाता है और उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब बदबू सी आना शुरू हो जाती है, और उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, यानी फूड में सड़न, खराब होने लगता है, ठीक है। अब रेंसिडिटी जो है यानी एनवायरमेंटल एरियल ऑक्सीडेशन किस में, ऑयली और फूड मटेरियल में, ठीक है। अब इसको किसी भी फूड मटेरियल को बताने के लिए, यानी इसके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम, रेंसिडिटी के प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं बच्चों, तो पहला होता है कि अगर हमें ऑयली मटेरियल को रेंसिडिटी से बचाना है तो पहला कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी अगर हम रेफ्रिजरेटर्स में फूड को रख दें तो काफ़ी समय तक हम उसको रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। दूसरा कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स, अगर फूड को हम एयरटाइट कंटेनर में रखें तो भी रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है कुछ समय के लिए। थर्ड होता है कीप अवे द फूड फ्रॉम सनलाइट, ज़्यादा देर
सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम फूड रख देंगे तो भी ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादा हमें सनलाइट की प्रेजेंस में फूड नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और कीपिंग ऑयली फूड स्टफ या पैकेजिंग फूड स्टफ, पैकेजिंग ऑयली फूड स्टफ किसके साथ, विद नाइट्रोजन गैस के साथ। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में आपके चिप्स के पैकेट्स आते हैं या किसी भी चीज़ के जो पैकेट में आते हैं, जो आपके कुरकुरे हैं, चिप्स है या कोई भी XYZ है, वो सारी की सारी उसके अंदर एक गैस भरी होती है और वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन इतनी लेस रिएक्टिव गैस है कि वो हमारे ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करती है, और वो पैकेट कंप्लीटली क्या होता है, एयर टाइट, उसके अंदर नाइट्रोजन के अलावा कोई दूसरी गैस नहीं जाती है, एनवायरमेंटल एयर नहीं जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद लास्ट आता है कि और कैसे इसको बचाया जा सकता है। तो 5th पॉइंट होता है बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग और यूजिंग क्या, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बच्चों, तो एंटीऑक्सीडेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम फूड मटेरियल में डालकर काफ़ी लंबे समय तक उसको ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जो बेसिक कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए जाते हैं, BHA और BHT। अब ये BHA क्या होता है, B फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये दोनों ही ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनको हम फूड स्टफ में डालकर रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाता है और विद इन 1 आवर के अंदर ही अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।